गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो भी व्याख्या के साथ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू। इसमें जो है कंटेंट जो है हमारा वो है भारत का भौगोलिक परिचय, और दूसरा जो है भारत का भौगोलिक प्रदेश, और तीसरा भारत का अपवाह तंत्र। मतलब ये तीन टॉपिक है, इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। तो पहला जो हमारा इसी के साथ टॉपिक आ जाता है कि भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने समय कटिबंध है। भारत में कितने समय कटिबंध है। तो भारत में एक समय कटिबंध है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन का आंसर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक है। और व्याख्या में क्या एक्सप्लेनेशन मतलब दिया हुआ है व्याख्या कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय एक ही समय कटिबंध है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल 6 कटिबंध है। ठीक है, और रूस में जो है दोस्तों वो शायद 13 है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, कम से कम ये जितना दिया हुआ है इतना कम से कम आप लोग याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है। मतलब कहने का मतलब इसमें से कौन सा एक है लाइन जो क्या है असत्य है, यानी 3 जो है वो सत्य है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जैसे आप लोग को ऐसे पूछे कौन सा एक असत्य है, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 को होगा वो सही होगा और 1 होगा वो गलत होगा। तो पहला दिया हुआ कि दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, ये सही बात है। ठीक है, दूसरा पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। ठीक है, गुहार मोती गुजरात में है, लेकिन पूर्वोत्तर जो बिंदु दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि पश्चिमी में है, पश्चिम में गुजरात पड़ता है, आपको पता होगा। बाकी दोनों जो ऑप्शन है, उत्तम बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन तीनों में से जो है वो दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि पूर्वोत्तर बिंदु क्या है, उसमें पूर्वोत्तर बिंदु गुहारमुठी दिया, लेकिन इसमें पूर्वोत्तर बिंदु किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमतम बिंदु जो है वो गुहारमुठी, जिसे गौर माता भी कहते हैं, वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध में, एक सेकेंड, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हाँ दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध नहीं, क्योंकि ऑप्शन में जब उत्तर पूर्वी गोलार्ध दिया रहेगा तो आप लोग याद रखिए इसका आंसर जो होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। नीचे दिया हुआ है कि व्याख्या में कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से क्या है था, पूर्वी गोलार्ध में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन, जिसे पायरन पॉइंट सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था। तो ये दोस्तों 2004 की घटना है। ठीक है, नीचे भी क्या, ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट सन 2004 में सुनामी की लहर से टूटकर क्या हो गया था, तो जलमग्न हो गया था। अब देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। मतलब पूछ रहा है कि किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें से जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूरब से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना का अंतर है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा 32 से 14 किलोमीटर जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर 32 से 14 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी जो है 29 से 33 किलोमीटर। दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो 281 किलोमीटर है। आप लोग इसे माइनस करके देख सकते हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है। तो ये जो घटना होती है वो केरल में होता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन का अंतर 45 मिनट का होता है, जबकि लेह मतलब लद्दाख में यह अंतर 5 घंटे का होता है।
कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? मतलब इसमें से जो 3 गो राज्य ऐसा होगा ना जहाँ से नहीं गुजरती है, एक ही होगा जिसमें से गुजरती है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें से झारखंड से होकर गुजरेगा ही, क्योंकि भारत के मध्य लगभग मध्य में झारखंड स्थित है। नीचे दिया हुआ है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? तो 5। भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं। ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु जो होगा वो क्या होगा? तो ग्रेट निकोबार में ही होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार में ही हो सकता है। ऐसा एक्सप्लेनेशन व्याख्या में दिया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो लखनऊ है। ठीक है। देखिए हैदराबाद जो है ना, वो 78 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर है। उसके बाद जो है ये भोपाल जो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, लखनऊ 81 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, और बेंगलुरु जो है वो 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसमें से जो 4 गो ऑप्शन दिया इसमें से कौन एक असत्य है, बाकी 3 सत्य है? पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान तथा नेपाल से लगती है, तो ये तो लगती है, आपको पता ही होगा। दूसरा है कि असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती है, ये भी बात सही है। तीसरा जो है उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन और नेपाल से लगती है, ये भी बात सही है। चौथा जो है मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है, तो ये गलत बात है। म्यांमार की सीमा से तो लगती है लेकिन बांग्लादेश से नहीं लगती है। नीचे दिया गया कि मणिपुर राज्य की सीमा केवल म्यांमार की सीमा से लगती है, जबकि मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगती है। मतलब मणिपुर की नहीं लगती है, लेकिन म्यांमार की नहीं लगती है, लेकिन मिजोरम की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? मतलब बांग्लादेश से कौन कौन सा जो भारतीय राज्य जो सीमा लगता है, तो वो हो जाएगा आपका कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? मतलब कौन सा राज्य जो मतलब म्यांमार से सबसे ज्यादा जो है सीमा बनता है, किस राज्य का? तो अरुणाचल प्रदेश का ही होगा, जैसा कि आपको पता। ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या क्या है कि म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनमें से सर्वाधिक जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग है? मतलब किसके द्वारा भारत जो है ना वो श्रीलंका से अलग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाक स्टेट के हो जाएगा, पाक जल संधि के द्वारा। भारत का स्थलीय भाग पाक जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। ठीक है, रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। ठीक है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में से भारत के निम्नांकित किस राज्य में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थित है? तो इसमें से त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा जो है ना, त्रिपुरा के चारों ओर बांग्लादेश की सीमा है ना, 3 साइड से बांग्लादेश की सीमा लगती है। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? मतलब जून में जो बोल रहा है कि किस स्थान है चारों में से जहां पे जो है ना दिन की अवधि बहुत ज्यादा होती है, तो राइट आंसर इसका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि उत्तरी की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है।
और आज का जो टॉपिक है इसका मतलब अभी और क्वेश्चन होगा। फिलहाल अभी ये देखिए जो इस टॉपिक का जो था इसका जो आखिरी है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितने घंटे का अंतराल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के पश्चिम तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतर जो है ना 29 डिग्री 23 मिनट है। चूंकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतराल होता है, अतः लगभग 2 घंटे का क्या होता है अंतर होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक था उसका कंसेप्ट था कि भारत का भौगोलिक प्रदेश। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल, दूसरा जो है वो विशाल का मैदान, मतलब विशाल का मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह, 4 वो हो गया। ठीक है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियों नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव का होता। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। इसमें जो होगा वो तीनों सही होगा। कौन कौन से, तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरियन से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ नहीं रहता तो सिंधु, गंगा और मैदान इतनी सुवृष्ट जलोढ़ से वंचित होता है, मतलब जलोढ़ नहीं यहाँ पे ऊपर आ पाता। ठीक है, बाढ़ के द्वारा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। ठीक है, मतलब ये अलग होता है। हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश, ठीक है, भारत के अधिकांश भाग में साइबेरियन से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु, गंगा विस्तृत जलोढ़ से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से अलग होता है। यही बात है। ठीक है, तीसरा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब 3 गो सत्य है। तीसरा ही है, डायरेक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा रोककर वीडियो। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। इसकी व्याख्या है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं है बल्कि भूमि के उत्थान एवं निगमन के कारण हुआ है। उसके बाद जो है केरल व कुट्टूनादु किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला इसको उत्तर है कि केरल का कुट्टानादु किसके लिए प्रसिद्ध है कि, ठीक है, इसका जो आंसर है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटेरा कहा जाता है। केरल के धान का कटेरा किसे कहा जाता है, तो केरल के कुट्टानाडु को। ठीक है, आप जो इस वीडियो का जो लास्ट जो है क्वेश्चन आज का बस यही रहेगा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन ये सभी के सभी बच जाएंगे वो सभी के सभी मैं कल करा दूंगा। फिलहाल आप लोग ये देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला जो कथन दिया गया है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। ठीक है, दूसरा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। मतलब हिमालय से में जो अपनी वर्षा होती है ज्यादातर वो दक्षिण पश्चिम से क्या करता है, तो मानसून से प्राप्त करता है। तो बात तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ देखिए क्या दिया हुआ है कि पहला ए गलत दूसरा सही है, मतलब ए गलत है और आर सही है। दूसरा ए वाला तो नहीं होगा, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना ए की व्याख्या करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ए यहाँ पर आर की व्याख्या कर रहा है, मतलब कहने का मतलब व्याख्या कौन करता है, जो पहले है। तो वही चीज है दूसरा तीसरा नंबर में कि ए सही दूसरा आर गलत है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो कि ए आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना ए की व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, आर जो है ए की क्या है, सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका मुख्य कारण नदियों के उद्गम स्रोत हिमालयों में
स्थित होता है। सॉरी दोस्तों, ये जो है ये दक्षिण भारत पर, ये क्या होगा कि दक्षिण भारत के लिए होगा। और हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है उसमें जो पानी का जो स्रोत होता है वो हिमानियों द्वारा होती है, बर्फी नदियों द्वारा। तो इस क्वेश्चन को मैं बता दिया था कि दक्षिण से प्राप्त होता है, ये सही बात है, लेकिन ये गलत है। इसमें ये सही है, ये आठ दोनों सही है, लेकिन आठ जो है ना वो एक की व्याख्या सही नहीं करता। ठीक है, यही होगा। तो आज का जो टॉपिक था, इसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो यहीं तक था। अब कल जो हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर का भी बहुत सारे ये सब क्वेश्चन है, यही सब देखेंगे अभी। बाकी आप लोगों को चैनल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते क्योंकि वीडियो व्यूज नहीं आते हैं, तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोगों को भी आनंद आएगा क्लास करने में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।